अब तक हमने देखा कि जिनवू डंजन में मरने ही वाला था, तभी अचानक उसके सामने एक नीली स्क्रीन अपीयर होती है। स्क्रीन पर लिखा होता है, क्या आप प्लेयर बनना चाहते हैं? मौत सामने खड़ी थी और जिनवू के पास कोई और चॉइस भी नहीं थी, तो जिनवू बिना सोचे समझे हाँ कह देता है। 3 दिन बाद हॉस्पिटल के बेड पर जिनवू की आंखें खुलती हैं। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसके हाथ पैर पूरी तरह सही सलामत थे। क्या वो सब एक सपना था? वो सोच ही रहा था कि तभी हंटर एसोसिएशन के 2 लोग उससे मिलने आते हैं। वो बताते हैं, तुम पिछले 3 दिन से बेहोश थे। जिनवू घबराकर पूछता है, जूही और सॉन्ग कैसे हैं? जूही जिंदा है, लेकिन उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। उसका साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट चल रही है। शायद वो अब हंटिंग छोड़ दे। सॉन्ग भी बच गया, लेकिन उसका एक हाथ कट चुका है। अब वो भी शायद हंटिंग छोड़ देगा। इस खतरनाक घटना में सिर्फ 6 हंटर्स ही जिंदा बच पाए। हंटिंग खतरनाक है, लेकिन ऐसा हादसा बहुत ही रेयर होता है। लेकिन वहां क्या हुआ था? व्हाइट टाइगर गिल्ड की टीम जब रेस्क्यू के लिए अंदर गई तो वहां ना कोई स्टैचू थे, ना ही कोई दूसरा डंजन। अगर हमें वहां कोई डेड बॉडी ना मिलती तो हम इस कहानी को झूठ समझ सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं था। तभी एसोसिएशन के लोग पूछते हैं, जिनवू क्या तुमने रीअवेकनिंग एक्सपीरियंस की है? जिनवू सोच में पड़ जाता है। अवेकनिंग के बाद कोई भी हंटर अपनी पावर नहीं बढ़ा सकता, लेकिन कुछ रेयर हंटर्स रीअवेकनिंग एक्सपीरियंस करते हैं, जिसके बाद वो सीधा ए रैंक या फिर एस रैंक हंटर बन जाते हैं। क्या मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है? एसोसिएशन का हंटर माना डिटेक्टर निकालता है और जिनवू को अपना हाथ उस पर रखने को कहता है। जिनवू खुश होकर हाथ रखता है, लेकिन उसका पावर लेवल सिर्फ 10 दिखता है। जिनवू खुश होकर पूछता है, क्या मेरी पावर अवेकन हुई है? हंटर्स माफी मांगते हैं और कहते हैं, शायद हमसे कोई गलती हुई है, और फिर वो वहां से चले जाते हैं। किसी भी एस रैंक हंटर का स्कोर कम से कम 70 आता है, इसका तो सिर्फ 10 है। शायद ये सिर्फ एक आम इंसान ही है। तो फिर ये वहां से जिंदा कैसे आया? जिनवू गुस्से में बड़बड़ाता है, इन सालों ने मुझे फालतू में एक्साइट कर दिया। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक सवाल आता है, उन्होंने मुझसे इस स्क्रीन के बारे में कुछ क्यों नहीं पूछा? क्या ये स्क्रीन सिर्फ मुझे ही दिख रही है? अचानक डंजन की सारी घटनाएं जिनवू के दिमाग में फ्लैशबैक की तरह घूमने लगती हैं। तभी दरवाजा खुलता है। उसकी बहन जीना वहां खड़ी होती है। वो जिनवू पर चिल्लाती है, अगर तुमने अपनी जिंदगी फिर से खतरे में डाली तो मैं स्कूल छोड़कर जॉब कर लूंगी। जिनवू थोड़ा परेशान होकर कहता है, अच्छा बाबा, मैं वादा करता हूँ कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। जीना, मुझे बताओ, क्या तुम्हें ये स्क्रीन दिख रही है? जीना हैरानी से देखती है, कौन सी स्क्रीन? जिनवू सोच में पड़ जाता है, मतलब ये सिर्फ मुझे ही दिख रही है। फिर वो जीना से पूछता है, तुमने तो बहुत सारी गेम्स खेली है ना, बताओ अनरीड मैसेजेस कैसे खोलते हैं? जीना हंसकर कहती है, सिंपल, बस मैसेज बॉक्स ओपन कर लो। जिनवू मजाक में कहता है, मैसेज बॉक्स ओपन? और तभी स्क्रीन पर सारे मैसेजेस ओपन हो जाते हैं। जीना जिनवू को ठीक ठाक देखकर कहती है, मुझे तो तुम बिल्कुल सही लग रहे हो, चलो मैं चलती हूँ। और वो वहां से चली जाती है। अब जिनवू एक एक करके मैसेजेस पढ़ने लगता है। उसे पता चलता है कि ये मैसेज प्लेयर की डेवलपमेंट के लिए हैं, लेकिन अगर उसने इसे फॉलो नहीं किया तो उसे सजा भी मिलेगी। जिनवू हैरान होकर सोचता है, ये सब क्या चल रहा है? तभी डेली क्वेस्ट की एक स्क्रीन अपीयर होती है। जिनवू उसे ओपन करता है। क्वेस्ट में उसके लिए कई सारे गोल्स होते हैं और एक वार्निंग भी, अगर तुमने इसे पूरा नहीं किया तो तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। जिनवू हंसकर टाल देता है, अबे मजाक कर रहा है क्या? अभी तो मैं रिकवर भी नहीं हुआ हूं, ये क्या चल रहा है? मुझे सोने दो। इसके बाद हम हॉस्पिटल के बाहर का सीन देखते हैं, जहां वो चेयरमैन से जिनवू के बारे में बात कर रहा होता है। चेयरमैन गंभीर होकर उसे आदेश देते हैं, जिनवू पर नजर रखो, मुझे उस लड़के में कुछ अलग महसूस हो रहा है। दूसरी तरफ चोई हंटर चा से बात कर रहा होता है, मैं चाहता हूं कि तुम अगले बी रैंक रेड में इंस्ट्रक्टर बनो। हंटर चा झिझकते हुए कहती है, मुझे नहीं लगता कि मैं किसी को सिखाने के लिए सही इंसान हूं। चोई मुस्कुराते हुए समझाने लगता है, तुम्हें सिर्फ लड़ना होगा, बाकी सब खुद सीख जाएंगे। हमारा गिल्ड इस देश के टॉप 5 गिल्ड्स में से एक है, लेकिन इंटरनेशनल स्टेज पर हम कुछ भी नहीं हैं। हंटर्स की रैंक भले ही नहीं बढ़ सकती, लेकिन प्रैक्टिस से उनकी कॉम्बैट स्किल्स जरूर इंप्रूव हो सकती है। हंटर चा इस बात पर सोच में पड़ जाती है। तभी शहर के बीचों बीच अचानक एक पोर्टल खुल जाता है। रास्ते पर खड़ी भीड़ बेचैनी से हंटर्स का इंतजार करने लगती है। इधर हॉस्पिटल में जिनवू गहरी नींद में सो रहा होता है। तभी रात के 12 बजते ही उसके सामने एक नोटिफिकेशन अपीयर होती है, अलर्ट, आपने अपना डेली क्वेस्ट पूरा नहीं किया है। अचानक जिनवू का बेड कांपने लगता है और जैसे ही वो नीचे गिरता है वो देखता है कि वो हॉस्पिटल में नहीं बल्कि एक सुनसान रेगिस्तान में पहुंच चुका है। अभी वो इस बात को समझ भी नहीं पाता कि तभी उसके पीछे से एक विशालकाय सेंटीपीड उस पर हमला करने के लिए आता है। सामने स्क्रीन पर लिखा आता है, पेनल्टी, 4 घंटे तक इस मॉन्स्टर से बचो। जिनवू की सांसें तेज हो जाती हैं। क्या 4 घंटे तक इस मॉन्स्टर से बचना पड़ेगा? हॉस्पिटल में नर्स देखती है कि जिनवू अपने बेड पर नहीं है। वो हैरान रह जाती है और पूरे हॉस्पिटल में उसे ढूंढने लगती है। दूसरी तरफ जिनवू अभी भी उस भयानक सेंटीपीड से जान बचाकर भाग रहा है। ये क्या मुसीबत है यार, मैं तो अभी ठीक से रिकवर भी नहीं हुआ हूं। सेंटीपीड तेजी से जिनवू पर झपटता है। बस अब उसका अंत होने ही वाला था कि पेनल्टी टाइम खत्म हो जाता है और एक झटके में
जिन्वू वापस से हॉस्पिटल के कमरे में आ गिरता है, लेकिन उसका शरीर थकान से चूर हो चुका है। मैं बच गया, पर यह सब खत्म नहीं हुआ था। उसे पेनल्टी टास्क पूरा करने के लिए एक रिवॉर्ड भी मिला था, लेकिन इससे पहले कि वो देख पाता कि इनाम क्या है, जिन्वू बेहोश हो जाता है। कुछ दिन बाद जिन्वू अपनी बहन से फोन पर बात कर रहा होता है। बस कुछ ही दिनों की बात है, मैं जल्द ही घर वापस आ जाऊंगा। उसकी आवाज में आत्मविश्वास झलक रहा था, मानो अब वह पहले वाला कमजोर हंटर नहीं रहा। दूसरी तरफ जूही को एक डी रैंक डंजन में जाने का ऑफर मिलता है। वह बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब देती है, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। तभी वह शख्स उसे एक खबर देता है, जिन्वू अब पूरी तरह ठीक हो चुका है। यह सुनकर जूही के चेहरे पर एक चमक आ जाती है। वह तुरंत हॉस्पिटल जाने का फैसला करती है। हॉस्पिटल में पहुंचकर वो देखती है कि जिन्वू नीचे कसरत कर रहा होता है। आज मुझे होश में आए हुए 4 दिन हो चुके हैं और अब मैं चीजों को बेहतर समझने लगा हूं। जिन्वू अपने सामने स्क्रीन को गौर से देखता है। यह स्क्रीन मेरी कल्पना नहीं है। अगर मैं अपने डेली क्वेस्ट पूरे करता हूं तो मुझे 3 रिवॉर्ड्स मिलते हैं। एक फुल रिकवरी, जिससे मेरा शरीर पूरी तरह ठीक हो जाता है। 2 एबिलिटी पॉइंट्स, जिन्हें मैं अपनी स्किल्स को इंप्रूव करने में लगा सकता हूं। और 3 इन्वेंट्री सिस्टम, जो बिल्कुल किसी गेम की तरह है। यह सोच के वो हंसने लगता है। हर बार जब मैं एबिलिटी पॉइंट्स को इस्तेमाल करता हूं, मैं अपने शरीर में सुधार को महसूस कर सकता हूं। डेली क्वेस्ट पूरा करने के बाद मुझे एक इनाम के तौर पर एक बॉक्स भी मिला। जब मैंने उसे खोला तो उसमें एक की थी। स्क्रीन पर उस डंजन की लोकेशन भी दिखाई गई थी, इंस्टेंस डंजन। जैसे ही जिन्वू डंजन शब्द देखता है, उसे तुरंत वो भयानक स्टैचू याद आ जाता है जिसने उसे मौत के करीब पहुंचा दिया था। इसके बाद हम देखते हैं कि न्यूज में शहर में मौजूद डंजन के बारे में जानकारी दी जा रही होती है। जिन्वू हॉस्पिटल में अपनी मां के कमरे में जाता है। उसे देखते ही पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। वह दिन जब उसकी मां अचानक बेहोश होकर गिर गई थी। जब वह घबराकर हॉस्पिटल ले गया तो डॉक्टर ने उसे बताया, आपकी मां इटर्नल स्लंबर में चली गई हैं। जिन्वू चौंक जाता है। इटर्नल स्लंबर? डॉक्टर ने समझाया, यह एक रहस्यमयी बीमारी है जो तभी शुरू हुई जब दुनिया में पोर्टल्स अपीयर होने लगे। हजारों में से किसी एक को ही यह बीमारी होती है और ऐसा माना जाता है कि यह उन लोगों को होती है जिनका शरीर मैजिक को सहन नहीं कर पाता। उस दिन के बाद से ही जिन्वू ने अपनी मां के इलाज के लिए काम करना शुरू कर दिया था। एक दिन जब उसे पता चला कि उसने पावर्स अवेक कर ली हैं, उसने सोचा, अब मैं और ज्यादा पैसे कमा सकता हूं, मैं मां का इलाज जरूर करवाऊंगा। लेकिन जब उसने अपना पहला मिशन किया, वह पूरी तरह से बेकार साबित हुआ। तुम्हारे बस का कुछ नहीं है। हंटर्स ने उसे रिजेक्ट कर दिया। कोई भी उसे अपने साथ इनाम शेयर करने को तैयार नहीं था। पुरानी बातों को याद करके वो ठान लेता है कि वो अब अपनी पावर जरूर बढ़ाएगा। इसके बाद जिन्वू उस जगह पर पहुंच चुका था जहां स्क्रीन ने डंजन की लोकेशन बताई थी। मुझे अपनी सर्वाइवल स्किल्स पर भरोसा है। अगर कोई मुश्किल आई भी तो मैं जरूर भाग निकलूंगा। वह अपनी इन्वेंट्री से की निकालता है और धीरे से डंजन के दरवाजे में डालता है। दरवाजे के खुलते ही एक ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराती है। अब देखते हैं ये डंजन मेरे लिए क्या लेकर आया है। जिन्वू के सामने एक नोटिफिकेशन आती है, आप एक इंस्टेंस डंजन के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। अगले ही पल उसके पीछे का दरवाजा बंद हो जाता है। अरे ये क्या? जिन चौंक जाता है। तभी उसके सामने से एक लड़की गुजरती है। वह देखता है कि यह जगह बाकी डंजन से बिल्कुल अलग है। क्या मैं किसी और डायमेंशन में आ गया हूं? वह खुद से बड़बड़ाता है, लेकिन नोटिफिकेशन स्क्रीन पर एक और चेतावनी आती है। इस डंजन से बाहर निकलने के लिए आपको इसके बॉस को हराना होगा या फिर टेलीपोर्टेशन स्टोन का उपयोग करना होगा। अरे नहीं यार, जिन्वू के चेहरे का रंग उड़ जाता है। मैं तो किसी मामूली रैंक के मॉन्स्टर से भी नहीं लड़ सकता, तो एक पूरा डंजन कैसे क्लियर करूंगा? पर अब उसके पास कोई और चॉइस नहीं थी। वह हिम्मत जुटाकर डंजन के अंदर बढ़ने लगता है। जिन जैसे ही आगे बढ़ता है, 3 गोबलिन उसके सामने आ जाते हैं। पहले ही मॉन्स्टर्स मिल गए। गोबलिन्स दहाड़ते हुए उस पर हमला कर देते हैं। जिन्वू मुश्किल से उनके अटैक्स को डॉज कर पा रहा था। उसे हमला करने का कोई मौका ही नहीं मिल रहा था। ये तो मुझसे बहुत तेज है। धीरे धीरे गोबलिन्स की संख्या और ताकत भारी पड़ने लगी, लेकिन तभी गुस्से में आकर जिन्वू दोबारा खड़ा होता है। वह पूरी ताकत से अपने चाकू को घुमाता है और एक गोबलिन के सीने में गहरा वार कर देता है। मैं कर सकता हूं। उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। इसके बाद वह और गोबलिन्स को भी तेजी से मार गिराता है। लगता है मैं सच में ताकतवर हो रहा हूं। पर तभी एक नया मॉन्स्टर प्रकट होता है। ये एक लाइकन यानी वेयरवुल्फ था और उसकी ताकत बाकी गोबलिन्स से कहीं ज्यादा लग रही थी। उसे देख जिनके पैर कांपने लगते हैं। ये तो बहुत ताकतवर लग रहा है। लाइकन बिना किसी चेतावनी के जिन पर झपट पड़ता है। इतना तेज अटैक। जिन बचने की कोशिश करता है, लेकिन लाइकन के पंजे उसकी गाल पर गहरी खरोंच छोड़ जाते हैं। मेरे पास कोई हीलर भी नहीं है। अगर ज्यादा चोट आई तो मैं यहीं खत्म हो जाऊंगा। लाइकन बार बार हमला करता है। जिन बस किसी तरह उसके हमलों को डॉज करता रहता है। मैं इतना लाइट क्यों महसूस कर रहा हूं? जिन अब डर से उबर रहा था।
वही पूरी ताकत से लाइकन पर मुक्का मारता है। लाइकन हवा में उड़ता है और दूर जाके गिरता है। क्या मेरी ताकत इतनी बढ़ गई? लेकिन अगले ही पल लाइकन दोबारा उठ खड़ा होता है। नहीं, मैं अभी भी उसके सामने कमजोर हूं। जिन लगातार हमले करता है लेकिन लाइकन पर कोई असर नहीं होता। आखिर मैं करूं क्या? ना मेरी कोई टीम है, ना ही कोई हीलर। पर तभी ओह, मेरी इन्वेंट्री! जिन को याद आता है कि उसके पास एक इन्वेंट्री भी है, वह तुरंत उसे खोलता है और लाइकन दोबारा झपटता है। लेकिन इस बार जिन के पास एक ताकतवर हथियार था। जिन तलवार को तेजी से घुमाता है और लाइकन को बीच से काट देता है। ये तलवार मेरी इन्वेंट्री में क्या कर रही है? किम ने कहा था कि उसने इसे 3 मिलियन में खरीदा था। तभी 2 और लाइकन अपीयर हो जाते हैं। पर अब जिन को डर नहीं लग रहा था। अब मेरे पास एक वेपन है। पर तभी उसकी तलवार जमीन में फंस जाती है। अरे नहीं! लाइकन उसके पास तेजी से बढ़ते हैं। अब मेरी फटने लगी है। आखिरी सेकंड पर जिन अपनी तलवार निकाल लेता है। वह एक लाइकन पर हमला करता है, लेकिन एक लाइकन उसकी तलवार को पकड़ लेता है। पर जिन हार नहीं मानता। वह तेजी से पलटकर वार करता है और एक लाइकन का मुंह काट देता है। अब सिर्फ एक लाइकन बचा था, लेकिन वह डर के मारे भाग जाता है। अरे, ये मॉन्स्टर भाग क्यों रहा है? पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। जिन ने पहली बार इतनी मुश्किल लड़ाई लड़ी थी और अब वह लेवल 2 पर पहुंच चुका था। क्या डेली क्वेस्ट करने से कभी मेरी लेवल नहीं बढ़ी? लगता है असली लड़ाई से ही मेरा लेवल बढ़ेगा। जिन अपनी इन्वेंट्री खोलकर देखता है, उसे कई फैंक्स और एक क्लोक मिलता है। उसमें से सबसे खास चीज थी टेलीपोर्टेशन स्टोन। क्या मुझे इसे यूज करना चाहिए? अगर मैं बाहर चला गया तो शायद मुझे दोबारा इतनी आसानी से स्ट्रांग बनने का मौका न मिले। पर पता नहीं बाहर जाने के बाद इस डंजन का क्या होगा। जिन्वू कुछ देर सोचता है और फिर फैसला करता है, नहीं, मैं आगे बढ़ूंगा। दूसरी तरफ जूही को हंटर एसोसिएशन से एक कॉल आता है, जिसमें उसे पास में ही एक डंजन ब्रेक के बारे में बताया जाता है और मदद के लिए बुलाया जाता है। जूही को गिल्ट महसूस होता है क्योंकि उसने पहले मना कर दिया था। लेकिन जब वह देखती है कि जिन्वू इतनी मेहनत कर रहा है तो उसे भी कुछ करना जरूरी लगता है। वह मदद के लिए हामी भर देती है। उधर जिन्वू लगातार डंजन के मॉन्स्टर्स को मारता जा रहा था। जैसे जैसे उसका लेवल अप हो रहा था, मॉन्स्टर से लड़ना आसान होता जा रहा था। साथ ही मॉन्स्टर के नाम के रंग भी बदल रहे थे। व्हाइट रंग का मतलब था कि मॉन्स्टर उससे कमजोर है। ऑरेंज रंग का मतलब था कि वह बराबरी का है। और लाल रंग का मतलब था कि वह उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है। पहले इन वुल्फ का रंग लाल था, लेकिन अब व्हाइट हो चुका है, यानी मैं पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका हूं। पर उसकी परसेप्शन स्किल उसे बताती है कि नीचे का मॉन्स्टर बेहद खतरनाक होगा। जिन्वू की तलवार लगभग टूट चुकी थी और उसका लेवल भी अब नहीं बढ़ रहा था, लेकिन उसका लक्ष्य और भी ताकतवर बनना था। वह सीढ़ियों से नीचे उतर जाता है। जैसे ही वह नीचे पहुंचता है, उस पर बिजली की तेजी से एक हमला होता है, जिससे उसकी तलवार बीच में से टूट जाती है। उसके सामने एक विशाल सरपेंट मॉन्स्टर अपीयर हो जाता है। इतना लेवल अप करने के बावजूद उस मॉन्स्टर का नाम ऑरेंज में दिख रहा था, यानी वह बहुत मजबूत था। यह डंजन का बॉस था और जिन्वू जानता था कि उसकी मजबूत स्केल्स पर उसकी टूटी हुई तलवार का कोई असर नहीं होगा। लेकिन बिना हथियार के लड़ना भी आत्मघाती था। मॉन्स्टर के अगले हमले में जिन्वू पानी में गिर जाता है, लेकिन मॉन्स्टर पानी में भी उसका पीछा नहीं छोड़ता। जिन्वू लगातार वार झेलता है, यहां तक कि उसके ऊपर एक ट्रेन तक फेंकी जाती है। उसे लगने लगा था कि वह ताकतवर हो चुका है, लेकिन यह मुकाबला उसकी सोच से कहीं ज्यादा कठिन था। वह सोचने लगा कि उसे कितना मजबूत बनना होगा ताकि वह दूसरों के लिए बोझ न बने। उसे मिस्टर सॉन की बात याद आती है। अगर वह सबसे कमजोर हंटर का नाम हटाना चाहता है तो उसे कठोर ट्रेनिंग करनी होगी। मॉन्स्टर एक बार फिर हमला करता है और जिन्वू को एक अलग ही एरिया में धकेल देता है। उसे याद आता है कि दुनिया में केवल ताकतवर लोग ही टिकते हैं, कमजोरों की कोई जगह नहीं होती। लेकिन वह हार मानने वालों में से नहीं था। उसकी पूरी बॉडी चमकने लगती है और वह पूरी ताकत से मॉन्स्टर पर हमला कर देता है। जिन्वू अपने हाथों से उसकी स्केल्स को तोड़ने की कोशिश करता है और वो मॉन्स्टर उसे गिराने की, लेकिन जिन्वू उसे नहीं छोड़ता और अंततः उसकी गर्दन दबाकर उसे मार देता है। तभी एक नोटिफिकेशन आता है कि वह कई बार लेवल अप हो चुका है। जिन्वू मुस्कुराता है, आखिरकार उसकी ताकत बढ़ गई थी। इस जीत के साथ उसे एक खतरनाक डैगर मिलता है और उसमें पैरालिसिस और ड्रेन की एबिलिटी थी। साथ ही उसे एक जहरीला पदार्थ भी मिलता है, जिससे उसकी त्वचा मजबूत हो जाएगी, लेकिन उसके मसल्स बुरी तरह प्रभावित होंगे। क्योंकि उसने बॉस को हरा दिया था, डंजन समाप्त हो जाता है और वह खुद को एक ट्रेन स्टेशन पर खड़ा पाता है। अपनी टूटी हुई तलवार के साथ बाहर आते ही एक सोल्जर उसे छिपने के लिए कहता है, लेकिन उसकी तलवार देखकर वह समझ जाता है कि वह एक हंटर है। सोल्जर उसे अपने साथ ले जाता है। रास्ते में जिन्वू अपनी परसेप्शन स्किल का उपयोग करके जान जाता है कि यहाँ कोई डंजन ब्रेक हुआ था। सोल्जर बताता है कि बाहर निकले हुए सभी मॉन्स्टर्स मारे जा चुके हैं, लेकिन अभी भी एक विशाल मॉन्स्टर जीवित है। जिन्वू देखता है कि हंटर्स को उससे लड़ने में दिक्कत हो रही है। उनका लीडर हंटर्स को टैंक को हील करने पर ध्यान देने के लिए कहता है,
लेकिन टैंक समझ नहीं पाता कि फाइटर्स कर क्या रहे हैं, क्योंकि इतने हमले के बावजूद मॉन्स्टर को कोई नुकसान नहीं हुआ था। जिन्वू देखता है कि ये हंटर्स जल्दी में इकट्ठे किए गए हैं और उनमें टीम वर्क की कमी है। उसकी परसेप्शन स्किल से पता चलता है कि यहाँ 8 ई रैंक हंटर्स और एक डी रैंक हंटर हैं, जो कि टैंक है। एक लड़की जूही को टैंक को हील करने के लिए कहती है, लेकिन जूही ठीक से फोकस नहीं कर पाती। जिन्वू समझ जाता है कि जूही अभी भी पुराने सदमे से उबर नहीं पाई है, बिल्कुल उसी की तरह। तभी उसे एहसास होता है कि यह तो सिर्फ एक डी रैंक बॉस है। वह सोचता है कि अगर वह इसका डिफेंस बैरियर तोड़ दे तो हंटर्स इसे हरा सकते हैं। वह अपनी टूटी हुई तलवार से मॉन्स्टर पर निशाना लगाकर हमला करता है, जिससे उसका बैरियर टूट जाता है और हंटर्स उसे हरा देते हैं। डी रैंक हंटर को यकीन नहीं होता कि जिस मॉन्स्टर पर वे इतनी देर से हमला कर रहे थे उसे एक टूटी हुई तलवार से हरा दिया गया। वह सोल्जर से पूछता है कि इसे किसने फेंका था, लेकिन तब तक जिन्वू वहां से जा चुका था। हंटर्स को लगता है कि वह जरूर एक हाई रैंकिंग हंटर होगा। जूही यह सब नोटिस करती है। क्या वह जिन्वू था? जूही सोच में पड़ जाती है।